आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर बुराड़ी बाईपास के पास सवारियों से भरी एक डीटीसी की लो फ्लोर एसी बस में अचानक आग लग गई। अचानक चलती बस के इंजन में आग लगने से अफरा तफरी। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर बुराड़ी बाईपास के पास सवारियों से भरी एक डीटीसी की लो फ्लोर एसी बस में अचानक आग लग गई। अचानक चलती बस के इंजन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में सवारियों को नीचे उतारा गया। देखते देखते कुछ ही मिनटों में पूरी बस ने आग को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया। दमकल की 3 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये बस आनंद विहार बस अड्डे से शाहबाद डेयरी जा रही थी। गनीमत रही कि समय रहते बस से सवारियां उतर गईं, जिससे किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन चलती बस में आग से डीटीसी के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े हो गए। दिल्ली के डीपीएस आरकेपुरम स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी का शव उनके घर पर पंखे से लटकता हुआ मिला है। प्रिंसिपल का निवास स्कूल के ही कैंपस में है। प्रिंसिपल की बेटी स्कूल की छात्रा नहीं थी, लेकिन शव स्कूल परिसर में ही मिला है। पुलिस को आत्महत्या करने का शक है। अभी तक प्रिंसिपल की बेटी की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्कूल कैंपस के स्टाफ से भी पूछताछ जारी है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें प्रिंसिपल की बेटी ने अपनी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। हालांकि पुलिस ने सुसाइड नोट में लिखे दूसरे तथ्यों को मीडिया से साझा नहीं किया है। पत्र की लिखावट को जांच के लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा गया है। बेंगलुरु के एक स्कूल में 3 साल की बच्ची से बदसलूकी का मामला सामने आया है। बच्ची नर्सरी क्लास में पढ़ती है। बच्चे के पिता की शिकायत पर पॉस्को एक्ट और रेप का मामला दर्ज किया गया है। मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक घटना मंगलवार की है। स्कूल से आने के बाद बच्ची की तबीयत अचानक खराब हो गई। मुंबई के गोरेगांव में शिवसेना नेता रमेश यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या से नाराज शिव सैनिकों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के मुताबिक 5 बदमाश एक महिला के साथ छेड़खानी कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने शिवसेना नेता की हत्या कर दी। पुलिस ने शिवसेना नेता की हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में विदेश में काला धन जमा करने वालों के नाम सार्वजनिक कर देगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार के पास ऐसे खाता धारकों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। केंद्र की तरफ से 27 अक्टूबर को सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल की जाएगी, जिसमें खाता धारकों के नामों की लिस्ट बंद लिफाफे में होगी। इसके बाद कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि अगर काला धन रखने वाले लोगों का नाम सार्वजनिक कर दिया गया तो कांग्रेस को ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। काले धन पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के कांग्रेस पर हमले के बाद कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अजय माकन ने कहा कि बीजेपी हमें ब्लैकमेल न करे। अजय माकन ने कहा कि बीजेपी बदले की भावना से काम न करे और कांग्रेस को धमकी भी न दे। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने जिन 2 दूतों को बीजेपी से बातचीत के लिए दिल्ली भेजा था, वे बीजेपी नेताओं से मिले बिना मुंबई लौट गए। दिवाली बाद पीएम मोदी और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की मुलाकात की जमीन तैयार करने के लिए शिवसेना नेता सुभाष और अनिल देसाई दिल्ली पहुंचे थे। शिवसेना नेता अनिल और सुभाष देसाई अपनी दिल्ली यात्रा की जानकारी शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को दी, जिसके बाद आगे की रणनीति पर फैसला उद्धव लेंगे। शिवसेना नेता अनिल और सुभाष देसाई महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए किसी फॉर्मूले पर बीजेपी नेताओं से बात करने दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बैरंग ही लौटना पड़ा। शिवसेना सांसद अनिल देसाई और पूर्व विधायक सुभाष देसाई मंगलवार रात दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से मिलने वाले थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। दरअसल बीजेपी ने महाराष्ट्र में छोटे दलों और निर्दलियों के साथ मिलकर अल्पमत की सरकार बनाने के संकेत दिए थे, जिससे शिवसेना का रुख नरम पड़ता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंचे शिवसेना नेता मोदी उद्धव के बीच मुलाकात के लिए जमीन तैयार करने आए थे। उद्धव ठाकरे दिवाली के बाद पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र में सरकार गठन का फैसला 26 अक्टूबर के बाद लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंडिया न्यूज से कहा कि शिवसेना से गठबंधन की बात चल रही है और जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी।
महाराष्ट्र में सीएम पद की रेस में देवेंद्र फडणवीस को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है, लेकिन इस बीच सीएम के लिए नितिन गडकरी का नाम भी जोर शोर से उठ रहा है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार ने महाराष्ट्र के सीएम के रूप में पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी का नाम आगे बढ़ाया है। महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी के सदस्य रहे मुनगंटीवार ने कहा कि गडकरी को सीएम बनाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। महाराष्ट्र के सीएम बनने को लेकर नितिन गडकरी का रुख नरम पड़ता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि विधायकों का बहुत दबाव है। इस बीच लगभग 40 विधायक गडकरी से मिलने उनके घर पहुंचे। इस बीच नितिन गडकरी कल नागपुर पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नागपुर जिले की 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के साथ ही अब कांग्रेस और एनसीपी के पूर्व मंत्रियों ने अपना अपना सरकारी बंगला खाली करना शुरू कर दिया है। इन सभी को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया था। बंगला खाली करने की आज आखिरी तारीख है। ऐसे में कई पूर्व मंत्रियों ने अपना सामान समेटकर बंगला खाली कर दिया, जबकि कई 1-2 दिन में बंगला खाली करने की तैयारी में हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए नए सिरे से राज्यों के प्रभारी तय किए हैं। प्रभारियों की नई लिस्ट के मुताबिक ओम माथुर को यूपी, श्रीकांत शर्मा को हिमाचल और विनय सहस्त्रबुद्धे को एमपी का प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी ने जेपी नड्डा को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया, जबकि डॉक्टर अनिल जैन को हरियाणा, भूपेंद्र यादव को बिहार की जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी ने प्रभा झा को दिल्ली का प्रभारी बनाया है तो राजीव प्रताप रूडी को आंध्र प्रदेश और श्याम जाजू को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। पीएम मोदी 26 अक्टूबर को रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। कार्यक्रम में एनडीए सांसदों को न्योता भेजा गया है। लिस्ट में शिवसेना नेताओं के भी नाम हैं। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर बाढ़ पीड़ितों के साथ रहेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि इस दिवाली पर वो सैलाब में सब कुछ गंवा चुके अपने भाई और बहनों के साथ होंगे। बॉर्डर पर पाकिस्तानी नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। फायरिंग रुक रुक कर काफी देर तक चली। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। अमेरिका के पैसे से पाकिस्तान के कब्जे में वाले कश्मीर में एक बांध बन रहा है, जिससे भारत परेशान है। सरकार ने अमेरिका के सामने नाराजगी दर्ज कराने की बात कही। पुणे में हुए विमान हादसे के बाद सुखोई 30 विमान की उड़ान रोक दी गई है। हर विमान की तकनीकी जांच की जा रही है। जांच में हरी झंडी मिलने के बाद ही अब सुखोई उड़ सकेगा। पिछले हफ्ते एक सुखोई 30 विमान पुणे के पास हादसे का शिकार हो गया था। शुरुआती जांच में पता चला कि हादसा मानवीय भूल के चलते नहीं बल्कि तकनीकी खराबी के चलते हुआ था। एक्टर सलमान खान भी मोदी के मिशन क्लीन इंडिया से जुड़ गए हैं। सलमान ने अपने सफाई अभियान की शुरुआत मुंबई के कर्जत इलाके से की। सलमान खान ने खुद को नॉमिनेट करने और मिशन क्लीन इंडिया की शुरुआत करने के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। सलमान खान ने मिशन क्लीन इंडिया से जुड़ने के लिए आमिर खान, अजीम प्रेमजी, उमर अब्दुल्ला और रजनीकांत को नॉमिनेट किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलमान की तारीफ की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सलमान का प्रयास महत्वपूर्ण है। यह स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने के लिए कई लोगों को प्रेरित करेगा। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। कानपुर में बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का जन्मदिन जश्न कार्यकर्ताओं में मिठाई बांटकर मनाया। अमेरिका के बाद पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा है। 15 नवंबर को पीएम ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे और 17 नवंबर को सिडनी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। ब्रिस्बेन में पीएम नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मोदी 28 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। भारत दौरे पर आए मेक्सिको के विदेश मंत्री जोश एंटोनियो ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुए बम धमाके में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक कुछ लोग बम बना रहे थे जिस वक्त ये हादसा पेश आया। पुलिस ने मामले में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। देर रात फरीदाबाद के पटाखा बाजार में लगी आग के बाद आज पुलिस ने ग्राउंड को अपने कब्जे में ले लिया। आग के चलते फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड में कई दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग के बाद स्थानीय लोगों ने नारेबाजी की। लोगों का आरोप था कि प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं था, जिसकी वजह से आग बुझाने में देरी हुई। फरीदाबाद के पटाखा बाजार में देर शाम देखते देखते भीषण आग लग गई। एक के बाद एक पटाखे फूटने लगे। पटाखा बाजार फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड में लगा था। फरीदाबाद के पटाखा बाजार में 233 पटाखे की दुकान थी। आग लगते ही दुकानों में रखे पटाखे धड़ाधड़ फूटने लगे। पूरा आसमान पटाखों की आतिशबाजी से गूंज उठा। आग लगते ही पटाखा बाजार में भगदड़ मच गई।
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश के साथ हर स्टॉल मालिक को 1-1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। उत्तराखंड के कोटद्वार में बीती रात पटाखा दुकान में रॉकेट गिरने से भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से पास की कई दुकानें और गाड़ियां जलकर खाक हो गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक डेकोरेशन शोरूम में लगी आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शोरूम में लगी आग से बगल के स्टेट बैंक की इमारत को भी चपेट में आग ने ले लिया। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग की वजह भी साफ नहीं है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के बाहर वकीलों ने एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की बुरी तरह पिटाई कर दी। वकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर कांस्टेबल को पीटा। कांस्टेबल की वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परेशान एक शख्स बिजली के ऊंचे टावर पर चढ़ गया। ये शख्स पुलिस को घंटों छकाता रहा। सबसे पहले बिजली की सप्लाई रोकी गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और स्थानीय लोगों की मदद से उसे काफी समझाने के बाद उतारा जा सका। कानपुर देहात के सिकंदरा इलाके में बदमाशों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने नकदी और जेवर मिलाकर करीब 10 लाख रुपए लूट लिए। घटना देर रात की है। बदमाशों ने हथियारों के बूते लूट की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर घर वालों पर गोलियां भी चलाई गईं। हादसे में 3 लोग जख्मी हुए। यूपी के बिजनौर में 3 अज्ञात बदमाशों ने हाईवे पर दिन दहाड़े ऑटो व्यापारी से 11 लाख रुपए लूट लिए। लूटपाट के बाद बदमाश आसानी से भागने में कामयाब रहे। यूपी के हाथरस में महिलाओं के साथ बदसलूकी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस थाने में आए दिन महिलाओं के साथ मारपीट की घटनाएं होती रहती। यूपी के मुरादाबाद में खाद्य विभाग ने छापा मारकर करीब 3 कुंटल नकली मावा बरामद किया। सूचना के बाद बसों में चेकिंग के दौरान जांच दल की टीम ने मावा पकड़ा। जांच के बाद खाद्य विभाग की टीम ने सभी मावे को नष्ट करवा दिया। इस दौरान जांच टीम ने सभी मावे को मिट्टी में डलवा दिया। अभी भी अलग अलग जगहों पर छापेमारी जारी है। दिल्ली में इस बार धनतेरस पर सोना चांदी का बाजार गर्म रहा। 3 सालों में यह पहला मौका था जब सोने चांदी के भाव कम होने की वजह से लोगों ने जमकर खरीदारी की। गुजरात के राजकोट में आतिशबाजी का भव्य नजारा देखने को मिला। नगर निगम की ओर से आतिशबाजी का आयोजन किया गया। 10 लाख के पटाखे फोड़े गए। आतिशबाजी को देखने के लिए हजारों लोग जुटे। करीब 1 घंटे तक आतिशबाजी चली। दिवाली से पहले बाजारों में जबरदस्त रौनक देखी जा रही है। हरियाणा के अलग अलग शहरों में धनतेरस से ही लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं शहर की सभी दुकानें भी सज कर तैयार हैं।